नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक्सपायरी -1 डे यानी मंगलवार की स्पेस में, कल की छुट्टी, गणेश चतुर्थी की, तो वो फैक्टर आज ही इंडिसेस पे और बाजार पे अपना इम्पैक्ट डालता हुआ वीक ग्लोबल हैंडओवर और उसी पे हम रिएक्ट करते हुए और थोड़ी प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव थी। सुबह क्या बात हुई, अब यहाँ से 3:30 तक क्या व्यू रखना चाहिए, सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन पहले एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद रहेंगे असित बरनपति, उनसे करेंगे बातचीत। असित, आपको भी गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं आता हूं आपके पास इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू लेकर, लेकिन उससे पहले अभी क्या हो रहा है, सुबह किन स्टैट्स पे हमारी चर्चा हुई थी, क्या आउटलुक शेयर किया गया था, वो लेके आइए। देखिए, कल भी बाजार चला, हम 25,000 की ट्रैजेक्टरी तक गए, लेकिन उसके पीछे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। वो निफ्टी आईटी की शॉर्ट कवरिंग, मोटे तौर पे उसमें रिलायंस कहीं नहीं था, उसमें एचडीएफसी बैंक कहीं नहीं था, उसमें बैंक्स कहीं नहीं थे, वो चीज़ विजिबल नहीं थी। तो उसे हम स्ट्रेंथ की नहीं, शॉर्ट कवरिंग की संज्ञा दे रहे थे। और एचडीएफसी बैंक कल भी कोलैप्स हुआ, आईसीआईसीआई बैंक कल भी कोलैप्स हुआ, निफ्टी बैंक कल भी कोलैप्स हुआ। इसीलिए व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, सकारात्मक नहीं था। सुबह के लेवल्स लेके आइए। मैंने क्लियरली कहा था वी हैव अ रेंज, और इस रेंज का जो हायर एज है दैट्स 950, 960, 980, 25,000 जब जब मिले। कल भी कहा था 25,041 जब तक नहीं निकल रहा है, इट्स अ सेल एंड राइज। और नीचे की तरफ एक मैंने कल आउटलुक आपसे शेयर किया था और आज भी शेयर कर रहा हूं दोबारा, और कल भी क्लोजिंग में बात की थी, कल फ्यूचर एक्सप्रेस में भी कही थी कि हमारे उस सोमवार और शुक्रवार 15 अगस्त के बाद जो पहला शुक्रवार पड़ा था, वो सोमवार पड़ा था, उसका हायर एज था 852। जैसे ही बाजार उस जोन को तोड़ेगा, अ कोलैप्स इज क्वाइट पॉसिबल। देखिए, उस जोन के एक मीनिंग थे, वहाँ पे सारे के सारे एवरेजेस अलाइन थे, 10, 20, 50। बेस लेके आइए स्क्रीन पे, कहाँ तक ड्रिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी है, 791, 861, और उस लेवल को अगर तोड़ा तो 751 तक का डाउनसाइड पॉसिबल है। हमने ऑलमोस्ट आज बेस 2 तक को छुआ, बेस 2 को भी छुआ हमने आज। क्या रिकवरी के चांसेस हैं? देखिए, टेक्निकली इतने बड़े कोलैप्स के बाद पुट राइटर्स का आना लाजमी होता है, लाजमी होता है। सोचिए हुआ क्या, हम कोलैप्स हुए, हमने 850 को तोड़ा। अगर किसी का लॉन्ग कन्विक्शन था तो उसने 800 की पुट बेची होगी, उसने 900 की पुट बेची होगी, उसका कन्विक्शन कोलैप्स हो गया, पुट्स के प्रीमियम वाइल्ड हो गए। अब एक पुट जो सैद्धांतिक तौर पे 10 की थी, अगर 20 की हो गई और कल छुट्टी है, तो बेटर है टू सेल दैट पुट। एक बात याद रखिएगा। तो वही हुआ है, जब आप 750 तक गए, वहां से आपने करीब करीब 50-60 पॉइंट के पुल बैक लिया। क्या ये वाकई ट्रांसलेट हो रहा है उस सोच में? आइए जरा ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं क्या कर रहे हैं वो, या फिर सिर्फ कॉल राइटर्स काबिज हो रहे हैं यहाँ पर। एक बार 3 कॉल्स और 3 पुट्स लेके आइएगा, और आपकी स्क्रीन पे 3 कॉल्स और पुट्स आएंगे। लुक एट 24,800 जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल कंसंट्रेशन और राइटिंग ऑलमोस्ट ट्वाइस है इन कंपैरिजन विद दैट सेम स्ट्राइक। यानी वो लॉजिक ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं होता है कि 24,800 ही एक मीनिंगफुल पुट राइटर्स का जोन है ना, अभी तक नहीं। हाँ, 24,800, 850, 900 अब एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोनों का 3 बड़े कारण हैं। 800 पे कॉल राइटिंग, 850 आपका गैप का हायर एज, और मोस्ट स्पेशली बिटवीन आई थिंक वो 850 और 900 के बीच में 10, 20 और 50 डिमा परसिस्ट करते हैं। तो यकीन मानिए 800 से लेकर 900 का जोन वो जोन है जहां पे बार बार कोलैप्स आएंगे। शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, और शॉर्ट कवरिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए आपको 925 के जोन को पार करना पड़ेगा एज पर दी स्टैट्स। और एक मीनिंगफुल बेस अभी इंट्राडे में बना है कि नहीं बना है, आई एम नॉट श्योर। इन स्टैट्स के आधार पे आप आज के लो को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मेरी कमेंट्री क्लियर रही है। देखिए, निफ्टी के साथ कुछ इप्स एंड बट्स थे, क्योंकि वहां पे खड़ा था आपका एफएमसीजी, फार्मा एंड मोस्ट स्पेशली आईटी, जो कि शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। और देखिए, वो पशु पे इसलिए था क्योंकि निफ्टी आईटी इज रियली, वो वाकई एफर्ट कर रहा है टू सस्टेन ऑन हायर साइड।
उसने कल भी अपने 50 डिमा को स्ट्राइक किया था, आज भी 50 डिमा को स्ट्राइक किया था। तो वो फियर कि एक बैंक निफ्टी अगर कोलैप्स हो रहा है तो निफ्टी क्या कोलैप्स होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, आईटी के, वो अभी भी परसिस्ट करता है। बट निफ्टी बैंक के केस में वो नहीं था। सुबह क्या बात हुई थी, द मोमेंट यू विल ब्रीच बेस 1 ऑन द डाउन साइड, क्या था बेस 1 पहले लेके आइएगा 55,080, 54,971, a downswing towards 509 is quite likely. Trade that breakdown with shorts. और मेरा जो लास्ट टारगेट था 509, हम 661 पे ट्रेड कर रहे हैं। आइए अभी के स्टैट्स को देखते हैं क्या कह रहे हैं स्टैट्स। आपने 100 डेमा सरेंडर कर दिया है, वो एवरेज जो आपने पिछली बार के फॉल में भी सरेंडर नहीं किया था। आपने 9 अप्रैल के बाद पहली बार इसको सरेंडर किया है। और देखिए कॉल राइटर्स की कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप 55,000 की स्ट्राइक को देखें, 54,900 की स्ट्राइक को देखें, 54,700 की स्ट्राइक को देखें, बड़ी हैंडसम राइटिंग हुई है। बट यस, इंटरडे में 54,500 पे राइटिंग है, 10 लाख कॉल यहाँ पे पुट बिकी हैं। यानी अब और डाउन साइड पे कैपिटलाइज करने के लिए आपको अभी 54,400 को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अदरवाइज इट लुक्स लाइक अ मीनिंगफुल बेस, स्पेशली फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू निफ्टी बैंक पर। Good afternoon, Virenji. Happy Ganesh Chaturthi to you and all the दर्शक of आवाज। मेरे हिसाब से वीरेंजी, निफ्टी स्लिपिंग बिलो 24,850 is definitely not a kind of good signal. Apart from निफ्टी आईटी में अगर हम देखेंगे, बाकी जितने भी हेवी वेट्स है इंक्लूडिंग रिलायंस, they all have a daily RSI which is around 50 kind of thing, which shows the strength is kind of missing. And in fact, अगर हम hourly candle में देखेंगे that is around 40, तो weakness definitely है। I'm just hoping that हम 24,850, 900 का जोन को हम डिफेंड करेंगे। एंड सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में 54,500, 600 का जोन को हम डिफेंड करेंगे, मुझे लगता है कि हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम वेदर दैट बाउंस इज सस्टेनेबल और नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट राइट नाउ। And especially we have a monthly expiry day after tomorrow. We obviously have a holiday. We may have a very volatile expiry on the downside in case these levels are not getting kind of protected. अगर सारे फाइनेंशियल मतलब बैंक निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट्स, द हेवी वंस एंड रिलायंस को देखेंगे, थोड़ा वीकनेस डेफिनेटली परसिस्ट कर रहा है। And Nifty IT, even if we had a kind of strong up move yesterday, and because of which we had a great kind of Nifty rally yesterday. But if you see, कल बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट नहीं था, on such a strong day, बैंक निफ्टी did not have any support. So मुझे लगता है कि अगर निफ्टी सस्टेन भी करेगा, बैंक निफ्टी might have the strength to pull निफ्टी down. So I'm slightly bearish on the index, but at the same time I'm expecting a bounce back, not to do any shorting at this level. अगर ये ऊपर आके 25,000 को ब्रीच नहीं कर पा रहा है, आई थिंक वहां पे एक अच्छा फ्रेश शॉट बनने के लिए काफी अच्छा बन सकता है, कीपिंग 100 पॉइंट्स का काइंड ऑफ स्टॉप लॉस। बट आई एम स्लाइटली बियरिश, बट आई विल डेफिनेटली नॉट शॉर्ट एट दिस लेवल राइट नाउ। ओके, डेफिनेटली, आई मीन अग्री। मतलब देखिए, शॉर्ट करना और बेरिश होना में, दोनों में चीज़ अगर आप देखें, एक समानता होनी चाहिए। आप जब मंदड़िए हैं, आप जब बंदी खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अप्रोप्रिएट लेवल पे खेलें। 808, 750 इज नॉट ए जोन टू गो शॉर्ट। शॉर्ट वही था जब पहला सुबह राइज मिला था आपको एक, ठीक है ना, टुवर्ड्स 950, 960। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक बात असित ने भी कही और मैं भी कह रहा हूँ, इन स्टैट्स के साथ ये कहना अभी मुश्किल है कि हमने इंट्राडे बेस क्रिएट कर लिया। नहीं पॉसिबल है, अभी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अब लॉजिकली अगर आप देखें, टेक्निकली और ऑप्शंस के वाइज, एवरेजेस के वाइज, 641 एक लेवल है जिसको आप नज़र पे रखिएगा। अगर 925 रीगेन नहीं कर रहा है तो 641 को अप्रोच करने की एक बार कोशिश करेगा। एक बार आप गैप में झूल गए ना, तो ये ज़रूरी है कि आप गैप के लोअर एज से कंफर्मेशन लेके आए, या फिर आप 2025 की ट्रैजेक्टरी को पार कर दें। खैर, ये मेरा व्यू है। असित का व्यू आपने समझ लिया। असित, अब आते हैं आपके 3 ट्रेड्स पे, क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरे हिसाब से वीरेन जी, वही सारे सेक्टर और काउंटर्स का हमें चूज करना चाहिए जहाँ पे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है।
हम अगर देखेंगे कि यार सारे के सेक्टर्स में एफएमसीजी इज डूइंग क्वाइट वेल। एफएमसीजी सेक्टर्स में ब्रिटानिया में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 5700 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 5800, ब्रेकिंग काइंड ऑफ वीकली हाई इन ऑब्वियसली इन ए स्लाइटली वीक मार्केट। एंड इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, प्राइस हैज गॉन अबव SMA 20 एंड 50 एंड लॉन्ग बिल्ट अप में विद द काइंड ऑफ ना ओपन इंटरेस्ट वी आर सीइंग ऑफ अराउंड 15%। मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा जगह बन सकता है अराउंड 5800 5850। सो ब्रिटानिया इज लॉन्ग। ओके, ब्रिटानिया फ्यूचर्स लॉन्ग। क्लियरली आज की एक सबसे मजबूत अगर इस बाजार का धड़ा है तो वो है एफएमसीजी। दूसरा ट्रेड असित आपका। वीरेन जी, आइसर मोटर में लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस अराउंड 60 फॉर अ टारगेट अराउंड 6100। लॉन्ग बिल्ट अप विद अराउंड काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट अराउंड 13%। कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, डिलीवरी इज गेटिंग काइंड ऑफ बिल्ट अप विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रोल ओवर एंड लॉन्ग ओआई बिल्ट अप हुआ है विच इज हाई ऑफ द क्वार्टर ऑफ अराउंड 13% बिल्ट अप आज ही हुआ है। तो मेरे हिसाब से आइसर मोटर में वी कैन सी पॉजिटिव ट्रैक्शन एज आइसर मोटर इज लॉन्ग। आयशर मोटर्स ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ऑटो और एफएमसीजी आज की स्ट्रॉन्ग बॉकेट, आपने स्ट्रेंथ पे फोकस किया है। तीसरा ट्रेड आपका असित। वीरेन जी, बजाज फाइनेंस को अगर हम शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड अराउंड 900 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 860 काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है जिस हिसाब से प्राइस को ये EMA 20 के नीचे गया है, शॉर्ट बिल्टअप बन रहा है, ये थोड़ा ग्रेजुअल डिक्रीज दिखाएगा, बट मुझे लगता है कि इसमें वीकनेस रहेगा जब तक कि 900 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा है। सो बजाज फाइनेंस इज शॉर्ट। बजाज फाइनेंस शॉर्ट और दो लॉन्ग कॉल जहाँ स्ट्रेंथ थी और यहाँ पे एक शॉर्ट है बजाज फाइनेंस। मील भाई जरा एक बार निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक 54,617, एक गोता अभी थोड़ा सा इसने और लगाया, करीब करीब आप समझिएगा कि 50-60 पॉइंट का। और निफ्टी भी 24,797 पे। अभी पुट राइटर्स इतना कंफर्टेबल नहीं है, हमने देखा इन कंपैरिजन विद कॉल राइटर्स एट सेम स्ट्राइक। उसी स्ट्राइक पे अगर आप कॉल राइटर्स को देखें, उसके कन्विक्शन से पुट राइटर्स का कन्विक्शन अभी मैच नहीं कर रहा है। खैर एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो 28 अगस्त से एप्लीकेबल होने वाले MSCI के चेंजेस हैं, क्या बदलाव होंगे, उसका एक जायजा लेंगे यतिन के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। हाजिर होते हैं। निफ्टी अभी भी डेलो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ, डेलो नहीं मतलब वहाँ से करीब 30 पॉइंट की रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि MSCI में जो होने वाले बदलाव हैं, जिसकी एडजस्टमेंट आज 3 से लेकर 3:30 के बीच में होगी, वो किस प्रकार के होंगे, जो कि लागू होंगे 28 अगस्त से, यानी जब हम लौट के आएंगे एक दिन की छुट्टी के बाद, तब से वो एप्लीकेबल होंगे। आइए इसका जायजा लेते हैं कंचन के साथ। कंचन बताइए। गुड आफ्टरनून। काफ़ी सारे चेंजेस हमें यहाँ पे होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे एंट्री लेते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, साथ में हिताची एनर्जी एंट्री लेते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ इंजीनियरिंग इंडिया भी यहाँ पे अंदर आता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं डायरेक्टली कि यहाँ से एग्जिट किन स्टॉक्स का यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। सोना BLW यहाँ पे एग्जिट होगा, थर्मेक्स MSCI से बाहर हो जाएंगे। वहीं CG पावर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोकस में, बिकॉज इसका जो वेटेज है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 5.6 करोड़ डॉलर्स का जो इनफ्लो है आने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब देखिए जो ये बदलाव है 28 अगस्त यानी कि कल की छुट्टी के बाद परसों हमें होते हुए दिखाई देंगे, और आज 3 से लेकर 3:30 बजे तक जो एडजस्टमेंट है वो भी होते हुए दिखाई देंगे। अब जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो है उसका एक बार चार्ट देख लेते हैं, जिससे आपको जो पिक्चर है और भी ज्यादा क्लियर होती हुई दिखाई देगी। अब सबसे पहले अगर हम स्विगी की बात कर ले, जिसकी एंट्री होने वाली है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि करीब करीब 29 करोड़ डॉलर का इनफ्लो आएगा। अगर बात करें विशाल मेगा मार्ट की, तो यहाँ पे 26 करोड़ डॉलर के इनफ्लो की उम्मीदें जताई जा रही है। ऐसे ही हिताची और वारी इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो 23 करोड़ डॉलर की यहाँ पे इनफ्लो आने की उम्मीदें जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी के जो स्टॉक्स है वहाँ पे इनफ्लो का जो है वो किस तरीके का है, जिनकी यहाँ से एग्जिट होने वाला है। सोना BLW 16.5 करोड़ डॉलर का यहाँ पे इनफ्लो होगा, और साथ में अगर हम बाहर आउटफ्लो होगा और बात करें इस टाइम पे थर्मेक्स की, तो करीब करीब 12 यहाँ पे करोड़ डॉलर का हमें आउटफ्लो होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में इटर्नल में करीब करीब 57 करोड़ डॉलर का, एशियन पेंट्स और JSPL हेवल्स भी यहाँ पे करीब करीब 10 से लेके 4 करोड़ डॉलर के आउटफ्लो के साथ नजर आ सकते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है वो हमें डायरेक्टली परसों यानी कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, चलिए कंचन शुक्रिया आपका। इस बीनवेल हांसलपुर में जो मारुति के प्लांट का EV अगर आप देखें यूनिट का जो असेंबली लाइन के इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वहीं आइए उनकी स्पीच को सुनते हैं।
बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक प्रकार से टीन एज का आरंभ होता है और टीन एज पंख फैलाने का कालखंड होता है, सपनों की उड़ान भरने का कालखंड होता है और टीन एज में ढेर सारे ख्वाब उभरते हैं। एक प्रकार से पैर जमीन पे नहीं होते हैं टीन एज में। मुझे खुशी है कि आज मारुति टीन एज में एंटर कर रहा है। गुजरात का मारुति का टीन एज में प्रवेश यानी आने वाले दिनों में मारुति एक नए पंख फैलाएगा, नए उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फ्रेंड्स, भारत की सक्सेस स्टोरी के बीज करीब करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था तब हमने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओसामू सुजुकी-सान को हृदय से याद करना चाहूंगा। हमारी सरकार को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है उन्होंने मारुति सुजुकी इंडिया का जो विजन देखा था वो आज हम इसके इतने बड़े विस्तार के गवाह बन रहे हैं। साथियों, भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है।
लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं ईवी इकोसिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट बैटरी है। कुछ साल पहले तक भारत में बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए ये जरूरी था भारत बैटरीज का भी निर्माण करे। इसी विजन को लेकर 2017 में हमने यहां टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी थी। टीडीएसजी की ही नई पहल पर इस फैक्ट्री में 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली बार सेल मैन्युफैक्चर करेगी। भारत में बैटरी सेल के इलेक्ट्रोड भी लोकल लेवल पर तैयार होंगे। ये लोकलाइजेशन भारत की आत्मनिर्भरता को नई शक्ति देगा।